हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा सेट नंबर 4 करेंगे हम। और मैंने इस पेज को कलर इन्वर्स पे रखा है, मतलब जो ब्लैक था उसको वाइट और वाइट को ब्लैक कर दिया है ताकि चीज़ें विजिबल हो पाए। अगर विजिबिलिटी आ रही है तो बताना, अगर फिर भी प्रॉब्लम है लेट अस सी, फिर टाइप करने वाला ही ऑप्शन मेरे पास बचता है। तो देखते हैं एक बार। लेट अस स्टार्ट बेटा। सबसे पहले है चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से मोडेस्ट वर्ड दिया हुआ है, मोडेस्ट का हमें क्लोजेस्ट इन द मीनिंग मतलब सिनोनियम बताना है। अब क्या है, अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव, मोडेस्ट का मीनिंग क्या होता है, काइंड, या फिर हम बोल रहे जिसको पोलाइट, बहुत ज़्यादा जो पोलाइटली बात करें, पोलाइट जो होता है ना, विनम्र हिंदी में बोलते हैं, वो होता है। अट्रैक्टिव कौन होता है, जो अट्रैक्ट करता है, आकर्षक। क्लेवर, चतुर को बोलते हैं। करेक्ट, ठीक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, हम्बल। हम्बल का मतलब भी सेम ही आता है, ठीक है। यूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट कंजंक्शन को फिल करना है इन सारे ब्लैंक्स में। ही स्पोक डैश लाउडली डैश एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड। इतना ऊंचा बोला कि हर कोई सरप्राइज था। कंजंक्शंस जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको कंजंक्शंस के बहुत सारे पेयर बताए थे, जैसे एज लॉन्ग एज था, और एज सो का पेयर था। उसके बाद हार्डली, स्केर्सली, व्हेन था, नो सूनर देन था, देन आपने नॉट ओनली बट आल्सो एंड सो और दैट का भी किया था। पहली चीज़ तो जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए इनमें से एक भी पेयर नहीं है, और इस तरह के ब्लैंक जो होना है एक सेंटेंस में तो उसमें हमेशा पेयर ही यूज होता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। पेयर भी याद है तो भी ठीक हो जाएगा। और अगर हम समझ के करें, ही स्पोक सो लाउडली दैट एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड। इतना ऊंचा बोला, सो का मतलब यहाँ इतना से है, दैट का यहाँ पर यूज होगा की। इतना की, इतना ऊंचा बोला कि सब सरप्राइज थे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मुश्किल नहीं है, इमीडिएट होता है। इमीडिएट बोलोगे ना तब पता चल जाएगा, डबल एम की साउंड, इमीडिएट। तो यहाँ पर साउंड से ही क्लियर हो जाते हैं हमारी स्पेलिंग्स। चूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। अंडरलाइन इन द सेंटेंस, ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ जैब। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एक बार इसको हटा देते हैं, रुको। हाँ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना आपका, ये JAB, जैब, इसका मतलब होता है जुबान, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं क्या, टंग, ठीक है। तो टंग या जुबान हिंदी में नहीं, इंग्लिश का ही वर्ड होता है, सॉरी, लेकिन जैब भी उसके लिए भी यूज किया जाता है, सिनोनियम होते हैं, इसी तरीके से है जुबान जो होता है वो, ठीक है। तो अगर आपको इस सिंपल वर्ड का भी मीनिंग पता है तो आपके लिए ये सारे के सारे बड़े ही इजी हो जाएंगे। सबसे पहले बीइंग लकी है, उसके बाद टैलेंट ऑफ स्पीकिंग है। अब जुबान का स्पीक करने से, बोलने से रिलेशन होता है, ग्रेट स्किल से कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पर बी जो है राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं बच्चों। ये है बेटा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जिसका सिनोनियम बताना है हमें, पेन स्टिकिंग। पेन स्टिकिंग, पेन स्टिकिंग, पेन जो होता है ना, दर्द होता है बेटा। स्टिकिंग का मतलब होता है देने वाला, लेकिन इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, पेन स्टिकिंग को पेन से देखेंगे ना तो हमें पेनफुल, वो सोरोफुल जो है वो आंसर लग जाएगा, या फीलिंग पैनिक या टेकिंग रिस्क लग सकता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़े ही सोच समझ के, कूल माइंड से और मेहनत से काम करना, जो कि आपको करना चाहिए इस टाइम पर। पेन स्टेकिंग जो करते हैं ना उनको वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, बड़े ही सोच समझ के और बड़े ही मेहनत से काम करना। तो इसका बी ऑप्शन जो है, थ्रू एंड रिगोरियस, ये राइट ऑप्शन हो गया। इंडिकेट टाइप ऑफ एडवर्ब्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस इन अ वीक्स टाइम एंड, उसके बाद वाला दिख नहीं रहा, लेकिन हमें जो बताना है वो है अर्ली का। तो देखो वीक का टाइम जो है ना, वीक का टाइम हो गया, या फिर आपका एक मंथ का टाइम हो गया, या ईयर का टाइम हो गया, ये क्या है बेटा, ड्यूरेशन है। मतलब इस टाइम से इस टाइम तक, ड्यूरेशन को बोलते हैं अवधि। कोई एक फिक्स ये नहीं दे रखा कि इतना 9 बजे, इस तरीके का नहीं है, ये एक टाइम है। जैसे एक दिन का भी टाइम होगा तो क्या होगा, ड्यूरेशन। और दूसरा हमारे पास है अर्ली। तो दोनों ऑप्शन ड्यूरेशन के हैं बी में, तो ये ड्यूरेशन नहीं है ना, ये देखो, एक वीक का टाइम और एक अर्ली का मतलब जल्दी हो गया। अच्छा, अगर मैं मैनर की बात करूँ तो मैनर क्या होता है, मैनर से मतलब है किसी काम को करने का तरीका, जैसे स्लोली, फास्टली, फ्लुएंटली,
और सॉफ्टली, किसी भी काम को किस तरीके से करते हैं ना, वो तरीका हो जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ गया आपका टाइम। अर्ली जो है टाइम है, और वीक जो है ड्यूरेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है आई एम वैक्सड डैश हिज बिहेवियर। मैं वैक्सड हूँ। वैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? हैरान होना, ठीक है, चिंतित होना और परेशान होना, इस तरह के मीनिंग निकलते हैं वैक्स के। वैक्स के साथ प्रपोजिशन जो लगती है वो एट होती है। आई एम वैक्सड एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा व्हाट विल बी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ आई एम डूइंग माई वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होगी, और वर्ब कौन सी है? डू, तो डन होना चाहिए, है ना। अब प्रेजेंट का है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हैज लगना चाहिए या हैव लगना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर तो पता है ये कि परफेक्ट में हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आई के साथ हैव आएगा, और वैसे भी एज तो किसी में लगा ही नहीं रखा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? आई हैव डन माई होमवर्क। ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। आई हैव नो प्रेजुडाइस डैश हिम। प्रेजुडाइस का मतलब होता है बेटा पक्षपात, पहले से बनी हुई जो सोच होती है ना। जैसे हम किसी मान लो किसी टीचर के बारे में हमने सोच के बोल लिया कि बड़ा रूडली बात करता है ना। आपके फ्रेंड ने किसी को आपको बता दिया कि वो रूडली बात करता है, तो आप उस चीज़ को नहीं बदल पाओगे। या किसी टीचर को बोल दिया किसी बच्चे के बारे में कि ये पढ़ने में बड़ा नालायक है, तो एक जो वो सोच बन जाती है ना, उसको फिर चेंज करना बड़ी मुश्किल होती है। फिर हम चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि अपसेंट माइंडेड हम मान लेते हैं कि हमारे मन में सोच लिया, मतलब कि ये चीज़ इसी तरीके से है। तो प्रेजुडाइस उसको बोलते हैं। और प्रेजुडाइस जो होता है उसके साथ लगती है हमारी प्रपोजिशन अगेंस्ट। तो आई हैव नो प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, ठीक है। उसके बाद है गिव वन वर्ड फॉर इररिलेवेंट टॉक अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स। जो भगवान है या सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, जो हमारी पवित्र चीज़ें हैं ना, जो बहुत होली चीज़ें, जैसे बुक्स होगी, जैसे हम रिवर को बोलते हैं, या जैसे काऊ जो है गाय, तो इन सारी चीज़ों को हम पवित्र मानते हैं ना। तो सैक्रेड थिंग्स तो भगवान के लिए, और पवित्र थिंग्स के लिए। इररिलेवेंट का मतलब होता है बेटा अच्छी चीज़ें ना बोलना। रिलेवेंट और इररिलेवेंट अपोजिट है रिलेवेंट का। तो हम गॉड के बारे में या सैक्रेड थिंग्स के बारे में जब अच्छी चीज़ें ना बोलें, तो उसके लिए वर्ड होता है बेटा ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। प्रोफेनिटी क्या होता है बेटा? प्रोफेनिटी होता है पवित्रता, ये उसका उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका आ गया ब्लैस्फेमी। तो अब मुझे थोड़ा सा इस सीट को एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा, देख लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। और तो जूम होगा नहीं, ठीक, चलो। अब है चूज द एंटोनियम ऑफ कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कतरना, ठीक है। कतरना या फिर काटना, क्या हो गया? कतरना, कर्टेल। विंग्स को, विंग्स जो होते हैं ना बर्ड्स के, उनको हम कर्टेल कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसका क्या होना चाहिए? सिनोनियम समय बताना है, एंटोनियम बताना है भाई। एंटोनियम क्या होगा कर्टेल का? तो ये जो देखो बेटा, सबसे पहले हमें दे दिया कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद इसने दे दिया रिज्यूम और स्टार्ट। कर्टेल का मतलब काटना, बीच में रोक देना, है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा मेरे अकॉर्डिंग वो तो है बच्चों रिज्यूम करना। बाकी आप कमेंट में बताना, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यू करना, कर्टेल करना, स्टॉप करना भी होता है, देन स्टार्ट भी। थोड़ा सा बेटा कन्फ्यूजन है। अगर मेरा आंसर ठीक नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका क्या है। सिनोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट बताना बेटा। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार दिखाई दे जाए, ठीक है। और इसका वैसे सिनोनियम जो होगा वो है लूसिड। लूसिड भी होता है क्लियर, बिल्कुल साफ स्पष्ट, ठीक है। लूसिड, जैसे किसी टीचर ने पढ़ाया आपको तो लूसिड एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियरली बताई, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियरली, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी वही होता है। वर्बोस जो होता है ना, उसको बोलते हैं बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाला। और इन्वॉल्व यानी कि किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना, यानी कि आप सम्मिलित हो उसमें, ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। एंटोनियम बताना है रेटिसेंट का। रेटिसेंट वो पर्सन होता है जो कि बहुत सोच समझ कर बहुत कम बोलता है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा कम्युनिकेटिव, ठीक है। अच्छा,
ड्रमर इज रिलेटेड टू ऑर्केस्ट्रा, और ड्रमर जो होगा ना, ड्रम बजाने वाला, वो ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट होता है। बहुत सारे और भी हैं और वो भी इंक्लूडेड है। इन द सेम एज मिनिस्टर किसका होता है बेटा, कैबिनेट का पार्ट होता है। इसी तरीके से विच ऑफ द प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन द सेंटेंस, आई सा मैनी हाउसेज मोस्ट ऑफ देम वर क्वाइट एक्सपेंसिव। जब पर्सन के लिए यूज करते हैं ना बेटा, तो पर्सन के लिए इतना होता है हु, और दैट कब यूज करते हैं, जब नॉन थिंग आ जाए। तो यहाँ पर आना चाहिए आपके पास विच। ठीक है, एक बार देखो दोबारा से ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए। ब्लैशमेसी है, और उसके बाद कर्टेल का हमने किया था रिज्यूम, ट्रांसपेरेंट का। अच्छा, ये डाउट में है सच में, और अगर आंसर ठीक है तो भी यस बता देना मुझे, कोई एक बच्चा तो ज़रूर बताए। अगर प्रॉब्लम है तो आप बताओगे ही, है ना। और ट्रांसपेरेंट का लूसिड है बेटा। उसके बाद रेटिशियंट जो है उसका कम्युनिकेटिव है। ड्रमर जो है उसका ऑर्केस्ट्रा से क्या रिलेशन है, इसी तरह से मिनिस्टर का कैबिनेट से था। और यहाँ पर हमने देखा कि जब हम नॉन थिंग को जोड़ते हैं तो दैट लगता है, और हु जो होता है पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर हाउस के लिए यूज कर रहे हैं तो विच आएगा। विच, आई सा मैनी हाउसेज मोस्ट ऑफ देम वर क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, आई सा मैनी विच वर क्वाइट एक्सपेंसिव, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शन इज अप्रोप्रिएट इन द फिलिंग इन द ब्लैंक्स, डैश देयर इज लाइफ देयर इज होप, एज लॉन्ग एज, जब तक लाइफ है तब तक होप है, एज लॉन्ग एज। ठीक है, बिकॉज नहीं आ सकता। टिल जो है कंडीशन के लिए टाइम के रेफरेंस में यूज होता है ना। टाइम जैसे मैं बोलूँ ना, वेट हेयर टिल 5 o'clock, अगर कोई सेंटेंस बोलना है मुझे टिल के साथ, वेट हेयर टिल आई कम बैक, तो टाइम के रेफरेंस में टिल का यूज होता है, या अनलेस यूज होता है, या फिर अनटिल यूज होता है नहीं के सेंस में। लेकिन यहाँ पर टाइम की बात नहीं हो रही, कंडीशन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा आपका, ही इज़ ए मैन ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट्स, और इसका एंटोनियम बताना है। एक्स्ट्रावेजेंट जो होता है ना, उसको बोलते हैं फिजूल खर्च। जो फिजूल खर्ची करे ना उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रावेजेंट, है ना। और सिलेक्ट द एंटोनियम बताना है तो इकोनॉमिकल होता है, जो कि सोच समझ कर खर्च करे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 से 25 हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। फॉलोइंग पैसेज, अच्छा पैसेज से रिलेटेड है। चलो एक बार पैसेज देख लेती हूँ मैं, आगे क्या है। ये रहा, क्लियर नहीं होगा बच्चों आपको। एक्चुअली ना, जो भी फ़ोटो ले रहा है, जिसने भी ये पिक सेंड की है बेटा, एटलीस्ट कोशिश किया करो कि पेज पूरा क्लियर लिया जाए। अब देखो टेढ़ा टेढ़ा कैसे गया हुआ है ना, तो प्रॉब्लम फिर हमें ही हो रही है उस चीज़ के लिए। आपको दिखाई भी नहीं देगा अब। एट वट एज शुड स्कूल बिगिन, किस एज पर स्कूल स्टार्ट होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क के साथ है। द आंसर मस्ट डिपेंड अपॉन द होम, इट्स टोपोग्राफी रादर देन अपॉन इट्स ओरल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर। ये कहता है कि टोपोग्राफी क्या होती है बेटा, किसी एरिया में का मतलब भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, कितनी नदी पहाड़, किस तरह का एनवायरनमेंट है ना, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। रादर देन अपॉन इट्स ओरल और साइकोलॉजिकल करेक्टर्स। साइकोलॉजिकल करेक्टर मतलब सोच वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। चाइल्ड हु लिव्स इन ए फार्म इन द कंट्री साइड कैन हैप्पीली एंड प्रॉफिटेबली, बीच में ही बंद हो गया भाई, एक सेकंड वापस ले लेते हूँ। तो ये है, ए चाइल्ड विद हु लिव्स इन ए फार्म इन द कंट्री साइड कैन हैप्पीली एंड प्रॉफिटेबली स्पेंड हिज टाइम वेंडिंग। दिख नहीं रहा होगा लेकिन बता देती हूँ। एक बच्चा जो कि कंट्री साइड में रहता है, मतलब कंट्री साइड से मतलब है गांव का माहौल है जो वहाँ पर रहता है, वो हैप्पीली और प्रॉफिटेबली, बड़े ही खुश रह के और बड़े ही प्रॉफिटेबली मतलब जिसमें उसका फ़ायदा भी है, वो वेंडर कर सकता है, घूम सकता है इधर उधर। कहाँ पर, आगे देखते हैं अगली लाइन में, अगले पेज पे। अबाउट वाचिंग एनिमल्स
reaping, threshing, etc. until the times comes when it is necessary to begin formal instruction। तो कहता है कि गांव का बच्चा क्या होगा, वाचिंग एनिमल्स को देखते हुए, रीपिंग थ्रेशिंग मतलब फसल का पकते हुए और उसको फसल से गेहूं वगैरह अलग निकालते हैं, थ्रेशिंग करते हुए देख सकता है। कब तक, जब तक कि उसका स्कूल जाने का टाइम या फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट नहीं हो जाती। बट द अर्बन चाइल्ड हुज पेरेंट्स लिव इन अ क्रैम्प्ड अपार्टमेंट इट इज़ क्वाइट अदरवाइज। लेकिन वो बच्चे जो कि शहर में रहते हैं और जिनके पेरेंट्स क्रैम्प्ड मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर जो बहुत तंग, जिनके पास रहने की जगह बहुत कम है, अगर इस तरह की कुछ इलाकों में रहते हैं, इट इज़ क्वाइट अदरवाइज, तो उनकी सिचुएशन जो है उनसे काफ़ी अलग है। फॉर हिम स्कूल इज़ डिजायरेबल एज एन escape into freedom, freedom of movement, freedom of noise, freedom to of companionship। तो जो बच्चे हैं शहर के वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि उनके पास खुली जगह नहीं है, ये बोल रहा है। तो उनको मूवमेंट करने की यानी कि इधर उधर घूमने की फ्रीडम मिल जाती है, और फ्रीडम ऑफ नॉइज शोर करने की, और फ्रीडम ऑफ कंपेनियनशिप यानी कि दोस्त बनाने की फ्रीडम उनको स्कूल में जाने के बाद मिलती है। ठीक है, ये पैसेज था हमारा। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 लेकिन पैसेज का 1। टोपोग्राफी मीन्स द साइंस ऑफ। टोपोग्राफी से क्या मतलब है बेटा, अभी बताया था। ड्राइंग मैप नहीं होता, शूटिंग फोटोग्राफ भी नहीं होता। डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स ऑफ अ प्लेस, तो किसी प्लेस में किस तरह के फीचर हैं, मतलब जैसे शहर का एग्जांपल दिया जहाँ पर भीड़ भाड़ है और बच्चे जो हैं घरों में रहते हैं, या फिर गांव में खुली जगह वाला, तो इस तरह का। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हियर इम्प्लाइज। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, स्कूलिंग से जब उसकी फॉर्मल तरीके से यानी कि स्कूल में एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं। स्कूलिंग डिसिप्लिन, रिजिड कोड, डिसिप्लिन कंडक्टेड इन द स्कूल, रेगुलर एजुकेशन एट स्कूल। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। The author believes that a child in a countryside needs not have formal instruction। के अच्छा ये बोल रहा है कि जो बच्चा गांव का है, कंट्री साइड का, उसको फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। एन अर्बन चाइल्ड लाइक्स फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड। A countryside child is benefited by free environment. A urban child must begin formal education late। तो इसमें सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि पोइट ये राइटर ने नहीं कहा कि कंट्री साइड जो है उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अर्बन चाइल्ड लैक्स फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड, और अर्बन चाइल्ड मस्ट बिगिन फॉर्मल एजुकेशन लेट। अर्बन वाले लेट स्टार्ट करें ये तो बोला ही नहीं है ना। तो एन अर्बन चाइल्ड लाइक्स फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड्स, स्कूल जाने के बाद उसको मिल जाती है, लेकिन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। द ऑथर थिंक्स दैट द प्रॉब्लम एज टू व्हेन द चाइल्ड शुड गो टू स्कूल डिपेंड्स ऑन द। तो बच्चे स्कूल किस एज में जाएं वो किस पे डिपेंड करती है, साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उस पर नहीं करती भाई, मना किया था। मोरल कैरेक्टर पे भी नहीं करता और स्पिरिचुअल कैरेक्टर भी नहीं था, बल्कि टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ होम पे डिपेंड करता है। तो 21 का हो गया सी आंसर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए ऊपर करके पैसेज को। चलो करो भाई। देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी इन एवरी एनिमेट बीइंग टू रिसेंट रिस्ट्रिक्शन। देखो नेचुरल टेंडेंसी का मतलब होता है स्वाभाविक प्रवृत्ति, मतलब स्वभाव में भी है। एवरी एनिमेट स्टैंड कर रहा है लिविंग बीइंग के लिए, जो जिंदा है उनके लिए। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके स्वभाव में ही होती है टू रिसेंट रिस्ट्रिक्शन, की जो रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाई जाती हैं उनको हटाया जाए। If you block the growth of a plant, it will try to pierce through the blockade। अगर किसी पेड़ को किसी चीज़ के अंदर बंद कर दें या उसका कोई ब्लॉकेज लगा दें तो क्या करेगा, ब्लॉक से बाहर निकलने की वो कोशिश करेगा। पायरस करना क्या होता है, उसके पार निकलने की, है ना, उसके पार निकलने की कोशिश करता है। इफ़ यू इनक्लोज अ वर्म और अ फिश इन अ ग्लास, अगर एक फिश को या एक कीड़े को किसी ग्लास में, किसी कांच के बर्तन में डाल दिया, यू विल फेड इट
restrictedly moving hither and thither to find a way out. Similar will be the case type containing a bird or an animal in a cage or in the room. तो ये कह रहा है कि अगर किसी हमने जैसे सेम केस हो जाएगा किसका, किसी बर्ड का। पहले ये बताया कि वर्म को या फिश को ग्लास में बंद कर दिया तो वो इधर और उधर जाएगा, यहाँ वहाँ घूमेगा ताकि अपने आप को बाहर निकाल सके उससे। और सेम किसके केस में होता है, जो बर्ड और एनिमल है उनको किसी जेल केज पिंजरे के अंदर बंद कर दिया या रूम के अंदर बंद कर दिया तो आप देखोगे कि वो कॉन्स्टेंटली लगातार जो है उसको ब्रेक आउट करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। द अर्ज टू बी फ्री इज रूम इन ऑल एनिमेट बीइंग, इट गेट्स सप्रेस्ड ओनली ऑन इट्स आइडेंटिफिकेशन विद द सिचुएशन। और जितने भी एनिमेट हैं, लिविंग बीइंग है ना, वो क्या करते हैं, जो ये बाहर निकलने की जो इनकी इच्छा शक्ति है या जो चाहते हैं वो सप्रेस्ड हो जाती है, दब जाती है। कब? ओनली ऑन इस आइडेंटिफिकेशन विद द सिचुएशन, अगर वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लें। मतलब उनको जैसे किसी फिश को हमने डाल दिया तो अगर उसको पता चल गया कि इसको निकलना पॉसिबल नहीं है, वो सिचुएशन या अपने एनवायरनमेंट के साथ अगर डल जाती है ना तो फिर वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। The urge to be free is also reasonably present in the inappenient objects. Inappenient objects कौन से होते हैं? नॉन लिविंग बेटा, जिनमें जान नहीं है। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी फ्री करने की अपने आप को जो है अर्ज होता है, यानी कि कोशिश करते हैं वो भी। एंड इज इट टेकन बट अल्टीमेटली गेट्स फुलफिल्ड, और लास्ट में ये जो है फुलफिल भी कर लेते हैं अपनी उन इच्छा को। इट इज़ फॉर द रीजन, और यही रीजन है द मैटर कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। यही रीजन है कि जो चीज़ें हैं, मेटल जो है ना अपनी मैटर जो है अपनी शेप बदलता रहता है। साइंस का कॉन्सेप्ट है जैसे मैटर चेंज करता है, मतलब पहले हमारे पास आइस है, आइस से फिर उसकी शेप बदल के हमने क्या पिघल के पानी बन जाएगा, फिर पानी एवोपरेट हो जाए, इस तरीके से है ना। तो मैटर जो है वो अपनी शेप चेंज करते हैं, और जो राइटर है वो मान रहा है कि ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर भी अपने आप को फ्री करने की एक अर्ज है, कोशिश करते हैं। द चेंज इट्स शेप वे ए फुलफिलमेंट ऑफ दिस अर्ज, और जब उनकी शेप चेंज हो जाती है, जब वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं तो उनकी जो इच्छा होती है उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है। ठीक है, ये था बेटा पैसेज। इसके क्वेश्चन आंसर देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, द नेचुरल टेंडेंसी अमंग द लिविंग बींग इज टू। तो लिविंग बींग जो है उनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? सबमिट टू सर्कमस्टेंसेज। ना भाई ये तो नहीं बोला था कि सबमिट कर दे। स्ट्राइव फॉर फ्रीडम, प्लेस रिस्ट्रिक्शन इन द वे ऑफ द अदर्स, और क्रिएट ब्लॉकेड्स। तो स्ट्राइव फॉर फ्रीडम मतलब फ्रीडम के लिए स्ट्राइव करना, यानी कि संघर्ष करना जो है उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। वॉर्म इन अ ग्लास जार, फर्स्ट लाइन्स टू। एक कीड़े को, वॉर्म या फिश को, यहाँ लिखा हुआ था एक लाइन में ऊपर चला गया कि अगर उनको बंद कर दिया जाए ग्लास में तो क्या करेंगे? सबसे पहले एडजस्ट तो नहीं करते, ब्रेक भी नहीं कर पाते, अच्छा इग्नोर भी नहीं करते भाई, तो ऑप्शन सी बच गया, मूव आउट ऑफ इट। फर्स्ट लाइन्स टू मूव आउट ऑफ इट। एन एनिमल विल सिट क्वाइटली इन ए केज आफ्टर इट हैज इटन वेल, स्ट्रगल्ड इनफ। अच्छा उसके बाद गिवन अ होप फॉर द फ्रीडम, आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद द चेंज सर्कमस्टेंसेज। सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्यों? अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है ना कि सिचुएशन में है, और तो सर्कमस्टेंसेस को देखो यहाँ पर आया था ये द ओनली इट्स आइडेंटिफिकेशन विद द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन की जगह सर्कमस्टेंसेस लगा दिया बस। तो क्या कहता है कि वो फिर मूवमेंट करना बंद कर देता, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। नेक्स्ट है एन एनिमल विल, ये तो हो गया भाई। नंबर 25 लास्ट बच गया बेटा। मैटर कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप बिकॉज। मैटर जो है बेटा वो अपनी शेप कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है, क्यों? इज इनएनिमेट also has an urge to free, it is modeled to different shapes by man, has no soul।
पहली चीज़ तो इनएनिमेट नहीं है वो, उसके लिए अलग वर्ड आया है, इन एपिनिएट था। दूसरी चीज़ मैन मॉडिफाई नहीं करता। तीसरी तो ये फोर्थ वर्ड है जो हैज़ नो सोल वाला भी नहीं है कि उसकी कोई सोल नहीं होती, इसलिए नहीं। आल्सो हैज़ एन अर्ज टू फ्री, तो वो आदमी जो जैसे ये इंसानों के अंदर जो होती है ना फ्री होने के लिए अर्ज, वैसे ही मैटर के भी अंदर होती है। और लास्ट की लाइनों में इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। अगर पढ़ोगे यहाँ से और यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। अब बेटा पहली चीज़ तो ये है कि जिस बच्चे ने भी ये पेपर भेजा है ना भाई, थोड़ा सा कैमरा को सीधा करके और ऊपर नीचे के स्पेस को, भले ही आपकी बेड शीट है या कुछ दिखाई दे रहा है तो दिखाई देने दो। मैं इसको जब देखो ये ऐसे है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। अगर मैं इसको जूम ना करूँ तो ये सीट ऐसे है, ठीक है। और अगर ऊपर जगह छोड़ रखी है और नीचे जगह छोड़ रखी है तो मैं जूम करूँगी ना तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेपर का कुछ पार्ट तो दिखाई भी नहीं देता होता है ना। एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है। और दूसरा बेटा वो क्वेश्चन नंबर 11 है या कोई और भी क्वेश्चन है जो डाउट वाला है तो एक बार हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस क्वेश्चन में कहाँ पर आपको क्या गड़बड़ लग रही है, पेपर समझ में आया है या नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर विजुअल जैसे चीज़ें दिख रही हैं नहीं दिख रही, बताना मुझे, ठीक है बेटा। और पढ़ाई करते रहना अच्छे से। देखो शायद 3 तारीख के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।